जोधपुर गांव में कविता अपने बीमार पति भोला के साथ रहा करती थी। भोला को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जिस वजह से भोला को कविता काम पर जाने नहीं देती थी, क्योंकि कई बार तो भोला मिर्गी के दौरे की वजह से खेतों में काम करते करते बेहोश तक हो चुका था, जिस वजह से कविता खुद ही घर का जिम्मा उठा रही थी। एक रोज कविता मटका लिए पानी भरने जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में उसके ही गांव का मटरू मिलता है। अरे भाभी कैसी हो? और भोला भाई कैसे हैं? उन्हें बहुत दिनों से देखा नहीं हमने। अरे आप ऐसे मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? कुछ नहीं भाभी, मैं तो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप ही हैं कि मुझसे दूर भाग रही हैं। लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी, हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं चिल्ला दूंगी। अरे भाभी, आप भी ना खामखा नाराज हो रही हैं। मैं तो बस ये कह रहा था, आपको कोई काम हो तो मुझे याद करना। ये नाचीज आपके लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस मर्द से अपना घर संभाला नहीं जाता, वो मेरी मदद करेगा। हट मेरे रास्ते से, बड़ा आया मेरी मदद करने वाला। इतना कहने के बाद कविता आगे की तरफ बढ़ जाती है और कुछ ही देर बाद वो मटके में पानी लिए घर आ रही होती है। तभी कविता की नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है, जो रास्ते पर बेहोश पड़ी थी और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, पानी पानी पानी। अरे अम्मा, आप ठीक तो हो? उठिए उठिए, आप पानी पी लीजिए। कविता उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद ही वो बूढ़ी औरत कविता को आशीर्वाद देती है और कहती है, बेटी, अगर आज तुम नहीं होती तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। वैसे तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा ये पानी से भरा मटका अपने साथ ले जा सकती हूँ? बदले में तुम मेरा ये छोटा टूटा हुआ सा मटका रख लो। जी ठीक है अम्मा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप घर ठीक से तो चली जाओगी ना? आप बहुत कमजोर लग रही हो। बेटी, मैं चली जाऊंगी, तू मेरी चिंता मत कर। इतना कहकर जैसे ही कविता वो खाली मटका नीचे से उठाती है और पीछे मुड़कर देखती है, तो उसे दूर दूर तक वो बुढ़िया नजर नहीं आती। अरे वो बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। उनमें पानी पीकर इतनी भी क्या फुर्ती आ गई कि वो यहाँ से गायब ही हो गई। वैसे जो भी है, बहुत अजीब है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब कविता वो खाली मटका लिए अपने घर आ रही होती है कि अचानक ही उस मटके का छेद अपने आप ही भर जाता है, और ये बात कविता ने अभी तक देखी नहीं थी। शाम ढल चुकी थी। अब वो दोबारा तालाब से पानी लेने जाती तो कविता को रात हो जाती, इसीलिए वो खाली मटका घर के एक कोने में रख देती है और कामों में लग जाती है। तभी बाहर से भोला आता है और वो अपनी पत्नी कविता से पानी मांगता है। अरे आज पानी लाने गई तो थी, लेकिन ला नहीं पाई। सुबह का थोड़ा सा पानी मटके में भरा है, आप वो पी लो। अरे थोड़ा सा ये पूरा मटका देखो जरा, इस मटके में तो थोड़ी सी भी जगह नहीं है, ये तो पूरा पानी से भरा हुआ है। ये कैसा मजाक है? मैंने खुद ही उस मटके में थोड़ा सा पानी रखा था। जब कविता उस मटके में पानी देखने जाती है तो खुद ही हैरान हो जाती है। मटका पानी से भरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है जी? मैंने तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, वो भी पहले का बचा हुआ। तो ये मटका पानी से भरा हुआ कैसे है? कहीं ये कोई जादुई मटका तो नहीं? इस मटके के पीछे कोई राज तो नहीं? क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा का तुरंत ही वहाँ से गायब होना और मटके को छोड़ जाना, ये सब कैसे हो सकता है? लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी हो रही है। इतनी भी क्या चिंता करना, जो तुम अब खुद ही किया गया काम भूल रही हो। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मैं ही अनजाने में इस मटके में पानी भरकर भूल गई होंगी। अब भोला के चले जाने के बाद कविता उस मटके के पानी को एक बड़े से बर्तन में डालती है और उसमें कुछ चावल डालती है। अब वो थोड़ी सी चावल से पूरा मटका भर जाता है। ये तो सचमुच रहस्यमयी मटका है। कोई बात नहीं, मैं इससे लालच से नहीं इस्तेमाल करूंगी, बल्कि मेहनत से इसका इस्तेमाल करूंगी। अब अगले ही दिन कविता अपने पति को काम पर जा रही हूँ कहकर घर से निकल जाती है और कुछ दूर जाने पर कविता अपना चेहरा अच्छे से ढक लेती है। कविता का चेहरा पूरी तरह घूंघट में था और वो मटका लिए गांव की तरफ बढ़ती है। अरे देखो देखो गोलू, ये आंटी मटका लिए क्यों घूम रही है? चलो चलकर पूछते हैं। आंटी
आंटी आंटी, आप कौन हो? मैं एक जादूगरनी हूँ। तुम मुझे अपनी ये बोल दो, मैं इसे 1 से 2 कर सकती हूँ। क्या सच में? ये लो आंटी, फिर तो आप मेरी बॉल पहले 1 से 2 कर दो। इतना कहकर कविता उस बच्ची की बॉल जैसे ही मटकी में डालती है तो वो 1 से 2 हो जाती है। ये आसपास खड़ी 1-2 औरतें भी देख रही थी। अब सभी कविता के पास आती हैं और अपनी कुछ न कुछ चीजें 1 से 2 करवाती हैं। सबको कविता का जादू देखकर मजा आ रहा था और कुछ लोग इसे हाथ की सफाई बोल रहे थे और कुछ लोग कविता को पैसे और अनाज भी दे रहे थे। चलो, आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई। अरे बहन, अपना चेहरा तो दिखात जाओ। जादू तो तुम अच्छा दिखात हो। ये जादू है या कोनो हाथ की सफाई? पर तुम चेहरा काहे छुपात हो? जी, वो क्या है ना, मेरे चेहरे के पीछे एक राज है। वैसे आप मुझे रहस्यमयी मटके वाली कहकर पुकार सकती हैं। रहस्यमयी मटके वाली? हाँ, ये नाम भी अच्छा है, तो का सूट भी करे है। लेकिन तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखात हो? जी नहीं, मुझे जादू दिखाने की इजाजत है, चेहरा नहीं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर कविता अपने घर आ जाती है और अपने पति भोला को सारी बातें सच बता देती है। इसका मतलब तुम एक रहस्यमयी मटके वाली का रूप लेकर गांव में लोगों को जादू दिखाओगी और उससे पैसे कमाकर घर चलाना चाहती हो। आप तो जानते हैं ना, लालच करना सही नहीं और ये मटका हमें वो सब दे सकता है जो हम चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी लालच के पैसों से अपने घर को चलाऊं। तुमने बिल्कुल सही राह चुनी है, रहस्यमयी मटके वाली। तुम इससे ही इतना कमा लोगी कि हम आराम से बैठकर खा सकते हैं। अब कविता आसपास के गांव में घूमट करके लोगों को जादू दिखाया करती और कुछ ही दिनों में कविता रहस्यमयी मटके वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। लेकिन जब ये बात गांव के मटरों को पता चलती है तो वो उस रहस्यमयी मटका वाली का पीछा करता है और वो एक रोज ये बात जान जाता है कि रहस्यमयी मटके वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन कविता है। अब मटरू के दिमाग में कविता के रहस्यमयी मटके को चुराने की लालसा भर आती है। इसका मतलब कविता भाभी के पास जो मटका है वो जादुई है और कविता भाभी रहस्यमयी मटके वाली है, क्योंकि उनका चेहरा तो कोई देख ही नहीं पाता, इसलिए उनको सब रहस्यमयी मटके वाली के नाम से जानते हैं। लेकिन अब मुझे जैसे भी इस मटके को हासिल करना होगा। अब रात के अंधेरे में मटरू सभी के सो जाने के बाद कविता और भोला के घर में चोरी छुप के जाता है और मटके को चुरा लेता है। देर रात ही उस मटके में ढेरों पैसे डालकर उसके दुगने होने का इंतजार करता है। जैसे ही वो मटके में हाथ डालता है, उसमें से बिच्छू, कॉकरोच, छिपकली निकलकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और मटरू चिल्लाने लगता है। मटरू के चिल्लाने की आवाज से गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं और भोला के साथ कविता भी वहां पहुंच जाती है। अरे मटरू भाई, इतनी रात क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तेरे ऊपर इतने सारे कॉकरोच, छिपकली क्या कर रहे हैं? कहाँ से आई है? इस मटके से। अरे बाप रे, ये जादुई मटका तो मेरे लिए श्राप निकला, कोई फेंको इसे। लेकिन ये मटका तेरे पास आया कहाँ से, जिसमें से इतने सारे कॉकरोच, बिच्छू और छिपकलियाँ निकल रही हैं? कहीं तो चोरी चकारी तो नहीं करने लगा? अरे भाई सच में अब नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ। कहीं ये मटका कविता का जादुई मटका तो नहीं? हो सकता है इस मटरू के बच्चे को पता चल गया हो और इसने इसीलिए इस मटके को चुरा लिया हो, लेकिन इसके लालच की वजह से इसके साथ ये सब हो रहा है। इतना बोलकर मटरू उस मटके पर एक जोरदार लात मारता है और वो मटका टूटकर चकनाचूर हो जाता है। तभी कविता उस मटके के टूटने के बाद देखती है कि वो मटका तो वही जादुई मटका है जिसे वो कमा कर खा रही थी। वो समझ जाती है कि मटरू ने उसके घर से वो मटका चुराया है और लालच की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अंत भला तो सब भला। रामलाल अपनी पत्नी लज्जो और बेटे शंकर के साथ रहा करता था। शंकर की उम्र 12 साल की थी और वो स्कूल में पढ़ रहा था। रामलाल भी मेहनत मजदूरी कर अपने एक लौते बेटे को अच्छे से पढ़ा लिखा रहा था। एक रोज देर शाम शंकर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। तभी रामलाल काम से घर लौटता है और तभी सभी बच्चों में खेल रही एक छोटी सी लड़की रामलाल को देखकर शंकर से कहती है, अरे शंकर, तेरे पिताजी आ गए। देख जरा, तेरे पिताजी कितने गंदे लग रहे हैं। हाँ तो तू मुझे क्या बता रही है? वो तो है ही ऐसे, तभी तो मैं उन्हें पिताजी नहीं कहता। सच में शंकर, तू जितना सुंदर है
उतने ही बुरे तेरे पिताजी दिखते हैं। उनके कपड़ों को देखो, इनका रंग देखो। हम मेरे पिताजी की सुंदरता का बखार करना बंद कर और खेल पर ध्यान दे। इतना कहकर शंकर बाकी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। वहीं रामलाल अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उदास हो जाता है और उदास मन से घर जाता है। मैंने भी सुना तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे बारे में क्या कुछ कहा। इस नालायक को तो मैं सुधारने से रही, ना जाने क्यों इसे आपसे इतनी नफरत है। इसे मुझसे नहीं बल्कि मेरे गंदे कपड़े, मेरी शक्ल, मेरे रंग रूप से नफरत है। खैर कोई बात नहीं। खाना बनाया क्या तुमने? हाँ बना रही हूँ। बस खाना बनाते हुए अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। अगर ऐसा ही रहा तो ना जाने हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। तुम चिंता क्यों करती हो? सब ठीक हो जाएगा और सारी चीज तो ऊपर वाले के हाथों में है। वो जैसा रखें हम वैसा रहेंगे। ये भी तो तुम ठीक ही कह रहे हो। जाओ अब हाथ मुंह धोकर आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं। रामलाल को पता था कि उसका बेटा अभी नादान है। उसे जो कह दिया जाए वो उस बात को मान लेता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज रामलाल अपने बेटे के लिए उसकी पसंद की जलेबियां लेकर आता है। शंकर, अरे ओ शंकर, सो गया क्या? देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, तेरी मनपसंद जलेबियाँ। रामलाल शंकर को उठाते हुए उसके सर पर हाथ फेर रहा होता है, लेकिन जब शंकर की नींद खुलती है तो वो अपने पिता को अपने पास देखता है। रामलाल के शरीर से बदबू आ रही थी क्योंकि पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके रामलाल का शरीर पसीने से बदबू मार रहा था। अब शंकर अपने पिता से दूर होता हुआ कहता है, अरे अरे पिताजी, आप मुझसे दूर क्यों नहीं होते? कितनी बार कहता हूँ कि मैं आपको अपना पिता नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, तेरा गुस्सा होना भी जायज है। अब ये जलेबी खा ले। नहीं खानी मुझे कोई जलेबी, और आप मुझे बार बार परेशान क्यों करते रहते हैं? इतना कहने के बाद शंकर अपने पिता के हाथों से जलेबी का पैकेट ले लेता है और उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर रामलाल वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है और बाहर आते ही नम आंखों से खुद से कहता है, ना जाने शंकर को मुझसे इतनी नफरत क्यों है और दिन ब दिन उसकी नफरत बढ़ती ही जा रही है। रामलाल खुद से ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी लज्जो खेत से आती है और वो अपने पति को उदास देखकर कहती है, क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर क्यों नहीं जा रहे? फिर से आपकी और शंकर की बहस हुई क्या? रामलाल कुछ भी नहीं बोलता और लज्जो सब समझ जाती है कि जरूर कोई बात हुई है। जब लज्जो घर में जाती है तो देखती है कि घर में जलेबी बिखरी पड़ी थी और शंकर सोया हुआ था। ये जलेबियाँ तूने फेंकी है? उठ, तुझसे पूछ रही हूँ, ये जलेबियाँ तूने फेंकी है क्या? हाँ मैंने फेंकी हैं, क्योंकि मैं पिताजी के गंदे हाथों से लाया हुआ जलेबी नहीं खा सकता हूँ और मैंने एक बार नहीं कई बार इन्हें मना किया है। तो क्या जरूरत है मेरे लिए कुछ लेकर आने की? तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है और दिमाग आसमान पर रहता है। अपने बाप से ऐसे बात करते हैं क्या? धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ शंकर की नफरत अपने पिता रामलाल को लेकर बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और रामलाल का बेटा शंकर अब 25 साल का हो चुका था, लेकिन अब भी शंकर अपने पिता को अहमियत नहीं देता था। एक रोज शंकर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और शंकर के पिता रामलाल खेतों से सब्जियां लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन रामलाल को चक्कर आ जाती है और वो सब्जियों से भरी टोकरी लेकर गिर जाते हैं। शंकर की दोस्त जब रामलाल को गिरता हुआ देखते हैं तो वो जल्दी से रामलाल को उठाते हैं और पास से बिखरी हुई सब्जियों को भी समेटते हैं। हरीश बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज यही बेहोश हो जाता। शंकर, तू अपने पिता से कुछ कहता क्यों नहीं? अरे ये तो पूछ ले कि वो ठीक है या नहीं। अरे नहीं बेटा, रहने दो, मैं ठीक हूँ। अब मैं घर जा रहा हूँ। रामलाल अपनी सारी सब्जियां समेटकर घर की तरफ निकल पड़ता है। अब हरीश अपने दोस्त शंकर से कहता है, तूने अपने पिता से ये तक नहीं पूछा कि वो ठीक है कि नहीं? ऐसे गरीब भिखारियों को मैं अपना बाप नहीं मानता। तुझे पता है ना, मैं गांव का मास्टर बन चुका हूँ और मेरा बाप शुरू से लेकर अब तक ऐसा का ऐसा ही है। गंदे कपड़े पहनने की आदत हो चुकी है। शायद तू भूल रहा है कि तुझे मास्टर बनना, पढ़ना लिखना तेरे पिता ने ही सिखाया है। अब तू मुझे माँ की तरह ज्ञान देना बंद कर। रामलाल अब घर आता है तो लज्जो देखती है
कि उसके हाथ और घुटने में चोट लगी है, जिसे देखकर लज्जो अपने पति रामलाल से कहती है, अरे ये तुम्हारे घुटने में कैसी चोट है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस आते वक्त एक पत्थर से टकराकर गिर गया था। वो तो भला हो हरीश का, जिसने मुझे और मेरे बिखरे हुए सब्जियों को उठा लिया। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि वहाँ मेरा बेटा शंकर भी बैठा था। उसने मुझे ये तक नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उस नालायक से तुम क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? उस कपूत को जन्म देकर तो मैं भी पछता रही हूँ। अरे नहीं नहीं, जैसा भी है वो बेटा है हमारा। बस उसे मैं ही पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन गंदी हालत में रहता हूँ। मेरे शरीर से बदबू आती है। अब तो वो मास्टर बन गया है ना गांव का, और उसका अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना भी है, तो भला उसे अपने पिता को ऐसी हालत में देखना थोड़ी ही अच्छा लगता होगा। रामलाल अपने बेटे से एक बार प्यार से बात करने की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन शंकर अपने पिता से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। एक रोज रामलाल का बेटा शंकर स्कूल जाते वक्त अपना लंच भूल जाता है। अब लज्जो भी अपने पति रामलाल से उसका टिफिन शंकर के स्कूल पहुंचाने के लिए कहती है। अरे तुम भी कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं उसके स्कूल गया तो वो बुरा मान जाएगा और कहेगा कि मैं जानबूझकर आया था। उसे तुम्हें जितना भी दुत्कारना है दुत्कारे, लेकिन हम उसके माँ बाप होने का फर्ज तो नहीं भूल सकते ना, जिस तरह उसके बचपन में आपने बलिदान दिया था उसके लिए। अच्छा मैं जाता हूँ, इस बात का जिक्र तुम ना ही करो तो बेहतर। रामलाल अब शंकर के स्कूल जाता है और शंकर के स्कूल के बाहर खड़े गार्ड को शंकर का टिफिन देकर लौट आता है। अब देर शाम जब शंकर स्कूल से घर आता है तो अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाता है और साथ में अपने पिता को भी। आप दोनों से कितनी बार कहा है कि आप लोग मेरे स्कूल आया जाया मत कीजिए। माँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप जब भी मेरे स्कूल आते हैं तो मुझे जानबूझकर लोगों को बताना पड़ता है कि आप मेरे घर के नौकर हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तूने अपने बाप को अपना नौकर बताया? हाँ, क्योंकि इनकी हालत और इनकी शरीर की बदबू मारता है कि इन्हें नौकर से भी गिरा हुआ दर्शाता है, समझी ना आप? अपनी बेटी की ये बात सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू थे और लज्जो भी बहुत उदास थी। अब देर शाम जब लज्जो रामलाल को चाय देने जाती है तो रामलाल खाट पर सोया हुआ था, लेकिन लज्जो उसे जितना भी उठाती है वो उठता ही नहीं है। रामलाल को हार्ट अटैक आ चुका था और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। ये देखकर लज्जो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और शंकर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लज्जो की हालत बहुत बुरी हो जाती है। रामलाल के जाने के बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक रोज शंकर के घर उसका दोस्त हरीश आता है। अरे आंटी जी, आप ठीक तो है ना? शंकर घर पर है क्या? लज्जो हरीश की बात का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर हरीश शंकर के कमरे में जाता है और उसे उसकी माँ की हालत के बारे में कहते हुए उसे बहुत समझाता है। तब जाकर शंकर अपनी माँ के पास जाता है और उसे गले से लगाकर कहता है, माँ खाना तो खा लो, जो हुआ सो हुआ, जाने वाले को कौन रोक सकता है? जिसे तू जाने वाला कह रहा है उसने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने तुझे जिंदा रखने के लिए अपनी एक किडनी तक तुझे दे दी, लेकिन तूने उसे अपने पिता की इज्जत कभी नहीं दी। वो मरते वक्त भी दुख से ही गए हैं और तू अब मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं मरूं या जीऊं, तुझे उससे क्या? जी आप क्या कह रही हैं माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी ने मुझे किडनी दी है, क्योंकि मेरी दोनों ही किडनी खराब हो चुकी थी। इतना सुनने के बाद शंकर को बहुत पछतावा होता है, लेकिन बदले में उसके बेटे ने उसे नफरत धिक्कार के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। आपको भी एक जादुई मटका इस गर्मी के मौसम में मिले तो सबसे पहले आप उसमें क्या डालकर देखना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।